गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले की जो हमारी वीडियो है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। अगर हम नेक्स्ट अब बात करें तो हमारा इसी के साथ एक लगता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका जो हमारा टाइटल है वो है डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच, या फिर जो अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग रहेगा हमारा, जिसके अंदर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या रहेगी दोस्तों, क्या ये अप्रोच है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली एक मेन बात हम देखें तो कहीं ना कहीं जो काउंसलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक्टिव रोल प्ले करता है, जिसके अंदर काउंसलर जो रहेगा हमारा डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम जो होंगी, या फिर सॉल्यूशंस जो सजेस्टिंग सॉल्यूशन होंगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए, या फिर गाइड द क्लाइंट टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट जो होगा उसकी डिसीजन पावर है उसको बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं हमारा जो काउंसलर है वो रोल प्ले करेगा। और अगर हम इसके की करैक्टर की भी बात करें तो काउंसलर का क्या रोल रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, एक्टिव रोल प्ले करेगा हमारा काउंसलर, और क्लाइंट का रोल जो रहेगा कहीं न कहीं पैसिव जो रोल रहेगा वो क्लाइंट का रहेगा। फोकस किसके ऊपर होती है, ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोकस जो रहेगा इसके अंदर रहेगा। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरली बाय काउंसलर, जो डिसीजन लिया जाएगा वो काउंसलर के द्वारा लिया जाएगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म और सॉल्यूशन फोकस्ड जो हमारा रहेगा, ड्यूरेशन जो इसका रहेगा वो सॉल्यूशन फोकस्ड रहेगा, और शॉर्ट टाइम के अंदर इसका जो है वो निपटारा जो है वो किया जाता है। इसकी अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो इंटेलेक्ट और रीजनिंग ओवर इमोशन, कहीं न कहीं ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये रहेंगी। अगर हम बात करें इसकी तो कौन-कौन से स्टेप जो हैं इन्वॉल्व्ड रहेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनालिसिस, जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं डाटा, और जो होगा क्लाइंट से वो जो है कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद सिंथेसिस का हमारा, जिसके अंदर समराइज़िंग ऑफ डाटा टू अंडरस्टैंड द जो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डाटा होगा उसको समराइज करेंगे। उसके बाद उसको डायग्नोस करेंगे और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। उसके बाद जो होगा हमारा प्रोग्नोसिस हो गया, जिसके अंदर प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स, क्या उसकी आउटकम्स रहेंगी, उसके ऊपर हमारा प्रिडिक्शन रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो काउंसलिंग करेंगे, फिर हम जो क्लाइंट होगा उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉलो अप, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि प्रोग्रेस क्या है, और जो हमारी पहले क्या कंडीशन थी उसकी, और बाद में आफ्टर काउंसलिंग उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे जो इन्वॉल्व थे हमारे डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल इसकी बात करें तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक काउंसलर का क्या जो रोल रहेगा। कैरियर काउंसलर टेल्स स्टूडेंट दैट बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट दे शुड परस्यू इंजीनियरिंग। The counselor also provide a list of colleges and applications क्या बोलते हैं डिलाइंस। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो काउंसलर होगा वो उसको गाइड करेगा कि आप फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो रहेगी हमारी इसके अंदर आएँगी। इसके बाद अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें डायरेक्टिव काउंसलिंग का, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग की एनालिसिस अगर हम बात करें इसके अंदर एडवांटेजेस क्या रहेंगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम एफिशिएंट। उसके बाद यूज़ व्हेन द क्लिक लैक मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस। जब किसी इंडिविजुअल का जो मैच्योरिटी लेवल और एक्सपीरियंस इतना सही नहीं होगा तो इसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
वर्क वेल फॉर कैरियर एजुकेशनल एंड वोकेशनल इश्यूज। उसके बाद अगर हम बात करें काउंसलर्स एक्सपर्टीज हेल्प स्ट्रक्चर डिसीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर काउंसलर जो होगा उसकी जो लाइफ की जर्नी रही होगी या फिर जो एक्सपीरियंस होगा अगर हाई होगा तो कहीं ना कहीं जो क्लाइंट होगा उसको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। लिमिटेशंस की बात करें अगर हम इसके अंदर तो रिड्यूस्ड क्लाइंट इंडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं क्लाइंट की जो इंडिपेंडेंस है वो कम होती है और डस नॉट इंक्रेज इमोशनल एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कैन लीड टू क्लाइंट डिपेंडेंसी ऑन काउंसलर। कहीं न कहीं क्लाइंट की जो डिपेंडेंसी होती है वो काउंसलर के ऊपर बढ़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें लेस इफ़ेक्टिव फॉर इमोशनल, इंटरपर्सनल और पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, हम सभी जानते हैं कहीं न कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर बताने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच जो क्लाइंट सेंटर्ड होती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की तो एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट रहे हैं कार्ल रोगर, जिन्होंने बात की थी सबसे पहले जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसकी। और इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहेगा हमारा दोस्तों वो एम्फेसाइज्ड होगा क्लाइंट एटोनॉमी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर काउंसलर का जो रोल रहेगा वो कहीं न कहीं सर्विस प्रोवाइडर रहेगा और जिसके अंदर वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है किसी क्लाइंट को जो वो देगा और हेल्प करेगा वो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग और सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ असिस्ट करेगा, टोटली जो है वो इंडल्ज नहीं हो जाएगा उसमें, वो सिर्फ एक गाइडलाइन देगा, उसको डायरेक्शन देगा। क्लाइंट का जो इसके अंदर रोल रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें काउंसलर का क्या की फैक्टर्स क्या है इसके अंदर, की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो फीचर की अगर हम बात करें काउंसलर का जो रोल रहेगा वो पैसिव रहेगा और वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। क्लाइंट जो होगा हमारा उसका रोल रहेगा एक्टिव और सेल्फ डायरेक्टिव जो हमारा रोल रहेगा वो क्लाइंट का रहेगा। फोकस की अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो इमोशनल वर्ड जो होता है उसके ऊपर जो हमारा फोकस जो है इसका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग इंटायरली बाय द क्लाइंट। ठीक है, डिसीजन जो लिया जाएगा वो क्लाइंट के द्वारा लिया जाएगा। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इसकी रहेगी। एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फीलिंग्स सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रोथ इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारी वो रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम कोर कंडीशंस की बात करें या जो कार्ल रोगर था हमारा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कोर कंडीशंस हैं वो होगी एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है हमारा, डीप अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बात रहेगी हमारी एम्पैथी की, हम जैसे मान लो एम्पैथी क्या होती है दोस्तों, हम सभी जानते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, मान लो हम कोई दिक्कत में है तो उसकी दिक्कत को इस तरह से रिलेट करते हैं कि उसको अपनी जगह रख के हम देखते हैं कि वो जो है इंडिविजुअल है उसको क्या दिक्कत है। जैसे उसको जो प्रॉब्लम होगी उसको हम उसकी जगह खुद को रख के देखते हैं कि वो कौन सी मतलब इतनी कौन सी दिक्कत के अंदर रहेगा, या फिर निस्वार्थ भाव से जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी इंडिविजुअल की फीलिंग्स की, वो एम्पैथी के अंदर आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट है वो जीनियसनेस। इसके बाद अगर हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की बात करें तो टोटल एक्सपेक्ट जो हमारा एक्सेप्टेंस होती है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के अंदर रहेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, हमारे रियल लाइफ के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रमोशन होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रोथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज रहेगी। इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अनक्रेज जो करेगा हमारा इमोशनल एक्सप्रेशंस को, बिल्ड क्लाइंट कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस।
ठीक है, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हमारे कहीं न कहीं पॉइंट रहेंगे। हमारा जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होगा जिसके अंदर जिसके ऊपर ये काम करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है इफ़ेक्टिव और इफ़ेक्टिव फॉर इमोशनल, सोशल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज़, ठीक है? इंटरपर्सनल इश्यूज़ हो गए हमारे, जैसे इमोशनल, सोशल, इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी उनको एक्सप्लोर करने में जो है नॉन डायरेक्टिव जो हमारा ये काउंसलिंग है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें, कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ यहाँ इसमें बुरी चीज़ें भी होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनफेक्टिव इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट सेल्फ अवेयर और मोटिवेटेड, देन नॉन टेस्टिंग टेक्निक इस या फिर नॉन काउंसलिंग जो हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा बात है, जो काउंसलर होगा वो पैसिव होगा, रोल में बी कन्फ्यूज्ड, क्लाइंट सीकिंग और क्लियर गाइडेंस। अगर इसके अंदर काउंसलर का रोल कम रहेगा तो कहीं न कहीं क्लाइंट को जो है दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं दोस्तों। लेस स्ट्रक्चर्ड होता है जिसके अंदर डायरेक्शंस जो होती हैं वो विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग की होती हैं। ये हमारी कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच, ये फिक्सिबल होती है हमारी और इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर हमारा कहीं न कहीं डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव जो टेक्निक्स होती हैं, दोनों को मिक्स अप करके जो हमारा एक इलेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच जो है वो बनाई गई है। तो इसके जो की कैरेक्टर्स हैं हमारे वो क्या रहेंगे, इसके अंदर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रैग्मैटिक एंड एडेप्टिव अप्रोच है, ठीक है? इसकी बात अगर हम करें तो जो हमारे की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहेंगे, काउंसलर का रोल जो रहेगा हमारा एडेप्टिव रहेगा, कैन बी एक्टिव और पैसिव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। क्लाइंट अगर हम रोल करें तो बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है? ये भी ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन रहेगा। फोकस की बात करें तो बोथ इमोशनल एंड कॉग्निटिव जो हमारा फोकस रहेगा, हमारा इमोशनल भी रहेगा और कॉग्निटिव भी रहेगा। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो ये शेयर्ड बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। और ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिक्सेबल रहेगा। एम्फेसिस की बात करें तो सिचुएशन, नीड और काउंसलर जजमेंट के ऊपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स के कंपेयर अगर हम करें तो कहीं न कहीं इलेक्टिव काउंसलिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज के दौर को देखते हुए। ठीक है, तो इसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, खुद बना सकते हैं रियल रियल लाइफ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग। इसकी जो एडवांटेजेस रहेंगी हमारी फ्लेक्सिबल एंड क्लाइंट स्पेसिफिक रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज़फुल इन वेरिड काउंसलिंग कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशनल, इमोशनल और बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स रहेंगे उसके अंदर बहुत ही यूज़फुल जो हमारा रोल जो है प्ले करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें अलाउ द काउंसलर क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशंस, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारा इलेक्टिव काउंसलिंग के अंदर जो है रहेंगे। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड हाई स्किल एंड एक्सपीरियंस टू बैलेंस टेक्निक्स। नेक्स्ट अगर हम बात लिमिटेशन की करें तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर मे बी लीड टू इनकन्सिस्टेंसी। और नेक्स्ट बात करें तो थियोरेटिकल कन्फ्यूज़न, नो सिंगल गाइडिंग फ्रेमवर्क जो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस एंड ऑन काउंसलर एंड जजमेंट विदाउट क्लियर रैशन जो हमारा रहेगा, रैशनल जो रहेगा हमारा रिस्क, कहीं ना कहीं ये कुछ लिमिटेशंस हैं
उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर हम कंपैरिजन चार्ट की बात करें तो कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्या डायरेक्टिव काउंसलिंग के रहेंगे, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव के अंदर क्या-क्या रहेगा। तो आइए सबसे लास्ट का जो हमारा कहीं न कहीं ये तीनों को कंबाइन करके समझने के लिए जो एक चार्ट बनाया गया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें काउंसलर का रोल क्या रहेगा, डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर एक्टिव रहेगा और प्रिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके अगर हम बात करें तो नॉन डायरेक्टिव के अंदर क्या होगा, पैसिव होगा, ठीक है। एम्पैथिक जो हमारा एम्पैथिक जो लिसनर रहेगा इसके अंदर काउंसलर का रोल रहेगा। और अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल जो रहेगा हमारा इलेक्टिव है। कहीं न कहीं इलेक्टिव जो है हमारा बहुत ही अच्छा जो है काउंसलिंग टेक्निक जो है वो रहेगी। क्लाइंट का रोल यहाँ पर डायरेक्टिव के अंदर पैसिव है, यहाँ पर एक्टिव है, सेल्फ एक्सप्लोरर है और इलेक्टिव के अंदर बैलेंस्ड है, ठीक है। फोकस क्या रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रहेगा, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो हमारा फोकस रहेगा वो नॉन डायरेक्टिव के अंदर रहेगा। पर्सनल एंड पर्सनल सेंटर्ड जो होगा हमारा इलेक्टिव काउंसलिंग के अंदर रहेगा। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलर जो काउंसलर जो है इसके अंदर लीड करेगा, इसके अंदर क्लाइंट जो लीड करेगा। और इलेक्टिव काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट अगर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव जो होगा हमारा वो शॉर्ट टर्म के अंदर रहेगा, नॉन डायरेक्टिव लॉन्ग टर्म के अंदर। और इलेक्टिव काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इट डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। कि अगर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा देगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको कम टाइम देने की ज़रूरत है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन जो है वो हमारा टाइम फ्रेम करेगा। सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एजुकेशन और कैरियर इश्यूज़ के लिए है। नॉन डायरेक्टिव की अगर हम बात करें तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर आता है। इलेक्टिव काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड प्रॉब्लम जो रहती है उनको सॉल्व करने के लिए जो है इलेक्टिव काउंसलिंग का जो है वो रोल रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिली होगी। तो ये कुछ और कंक्लूज़न है हमारा, इसको आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हैं अच्छा कंटेंट पाए होंगे आज, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।